हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी जिस टाइम पे आप ये वीडियो देख रहे होंगे। मेरा नाम है भारतेंदु मिश्रा और आज के वीडियो में मैं कुछ 2023 में एनएलएम के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। इससे पहले एक वीडियो आई थी जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 2022 के वीडियोस के एनालिसिस के बिहाफ पे आपको बताया था। तो उसी में से फर्स्ट, अगर आपको याद होगा तो फर्स्ट चैप्टर जो मैंने बोला था जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं पिछले 3-4 सालों से, वो एनएलएम था। तो इसीलिए ये वाली जो वीडियो है उसमें मैं एनएलएम में 2023 में एनएलएम प्लस फ्रिक्शन में जो भी क्वेश्चंस आए हैं उसको मैं डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन अभी आप लोग देख लो एक बार, जस्ट इट विल अपीयर ऑन द स्क्रीन, लेट्स सी ओवर हियर। सो ये स्टेटमेंट वाइज का क्वेश्चन है कि पहला स्टेटमेंट है कि एन एलिवेटर कैन गो अप और डाउन विथ यूनिफॉर्म स्पीड दिया हुआ है व्हेन इट्स वेट इज बैलेंस विद द टेंशन ऑफ इट्स केबल। ठीक है। स्टेटमेंट 2 है फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर ऑन द फुट ऑफ अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन इट इज मोर देन हिज और हर वेट व्हेन द एलिवेटर गोज डाउन विथ इंक्रीजिंग स्पीड, और इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। अब 4 ऑप्शन है, वही स्टेटमेंट 1 है, 2 है, फॉल्स है, करेक्ट है, वही सब के बारे में है। एक बार चेक करते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाए। सो आप लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, वो उसमें 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, एलिवेटर से रिलेटेड क्वेश्चन है और बेसिकली ये सूडो फोर्स कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। तो चलो देखते हैं उस क्वेश्चन को कि क्या क्या उस क्वेश्चन में किया जा सकता है और कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे। अगर मैं स्टेटमेंट 1 को देखूं तो स्टेटमेंट 1 बेसिकली ये कहने की कोशिश कर रहा है, स्टेटमेंट 1 कि सर अगर आपका एलिवेटर, जैसे एलिवेटर को अगर आप ऐसा मानो कि ये एक एलिवेटर है और ये आपका एक केबल से जुड़ा हुआ है ऐसे वाला, और ये मान लो पूरा का पूरा एलिवेटर ऊपर जा रहा है, तो उन्होंने बोला है कि अगर ये एलिवेटर कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो वो तब पॉसिबल है जब इसका टेंशन जो होगा वो एलिवेटर के वेट के बराबर हो। तो जरा ड्रॉ करते हैं सर, इधर टेंशन ड्रॉ किया, इधर इसका वेट ड्रॉ किया, दैट इज गोइंग टू बी m मल्टीप्लाई बाय g। अब इन्होंने बोला है कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो सबसे पहली चीज जो फिगर आउट करेंगे कि कांस्टेंट स्पीड अगर है तो इसका मतलब एक्सीलरेशन की वैल्यू 0, और अगर एक्सीलरेशन की वैल्यू 0 है दैट मींस हम बोल सकते हैं कि नेट फोर्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0, एंड नेट फोर्स अगर इक्वल टू 0 है दैट मींस अपवर्ड फोर्स शुड बैलेंस आउट डाउनवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स शुड बैलेंस आउट डाउनवर्ड फोर्स, यही वाला कंडीशन तो है। और अगर अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स को बैलेंस करता है दैट मींस इक्विलिब्रियम है, कांस्टेंट स्पीड से ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वेरिएबल स्पीड बोलता है दैट मींस वो कहने की कोशिश कर रहा है कि एक्सेलरेशन है, लेकिन कैसे कुछ भी नहीं है, दैट मींस वी कैन से कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, दिस वन इज करेक्ट। अब जरा स्टेटमेंट 2 पे आते हैं। स्टेटमेंट 2 में उन्होंने बोला है कि एलिवेटर के अंदर आप किसी एक पर्सन को इमेजिन कर लो, कोई एक पर्सन को ले लिया जिसका मास स्मॉल m है। उन्होंने बोला है कि अगर एलिवेटर नीचे जाती है ज्यादा स्पीड से, v ज्यादा है बट यूनिफॉर्म है, अगर ज्यादा स्पीड से जाती है तो उन्होंने बोला कि एलिवेटर का फ्लोर पर्सन के ऊपर ज्यादा फोर्स लगाएगा। जरा पर्सन की फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं सर। पर्सन का फ्री बॉडी डायग्राम आप देखोगे तो इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर लग गया, mg की वैल्यू नीचे लग गई। अगर ये कांस्टेंट स्पीड से एलिवेटर जा रहा है तो अगर आपने सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो आप इजीली बोल सकते हो कि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है, ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। दैट मींस में सूडो फोर्स लगाने की कोई जरूरत नहीं है सर, सिंपली आप बोल दोगे कि नॉर्मल विल बी इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय g। अब ये ज्यादा स्पीड से जाए कम स्पीड से जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, दैट मींस नॉर्मल फोर्स बाय द फ्लोर ऑन दिस पर्सन विल ऑलवेज बी इक्वल टू mg। बस इतना कहना है आपको, दैट मींस आंसर। तो स्टेटमेंट 2 हम बोलेंगे कि यहां से ये गलत हो गया क्योंकि इसमें तो बोला यूनिफॉर्म स्पीड से चलता है, तो हम बोलेंगे फाइनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग, एंड दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। आई थिंक स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट बी इज फॉल्स, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। इसमें बोला है एज पर गिवन फिगर अ वेटलेस पुली, वेटलेस है पुली, इज अटैच्ड ऑन अ डबल इंक्लाइंड फ्रिक्शनलेस सरफेस, स्मूथ सरफेस गिवन है क्वेश्चन में। द टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी, देख के लग रहा है कि ये वाला आपको इजी क्वेश्चन है, 2 मासेस हैं, 4 kg 1 kg, एंगल अलग अलग है। हम इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, एक लाइन में भी कर सकते हैं, थोड़ा लंबे प्रोसेस से भी कर सकते हैं। चलो देखते हैं कैसे करते हैं। तो आप लोगों ने सेकंड क्वेश्चन देख लिया, समझ भी लिया होगा थोड़ा सा कि क्वेश्चन नंबर 2 ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि सर डबल इंक्लाइन प्लेन आप ले लो, एक साइड का एंगल आप 60 डिग्री ले लो और दूसरे साइड का एंगल आप 30 डिग्री ले लो, यही बोला है। एक साइड आप 4 kg का ब्लॉक रखो और इसको इधर स्ट्रिंग से अटैच करो, और दूसरे साइड आप 1 kg का ब्लॉक ले लो, 1 kg का ऐसे ब्लॉक ले लो।
सारे कंडीशंस आइडियल दिए हैं सर उन्होंने बोला है कि फ्रिक्शनलेस सरफेस आप एज्यूम करो, और साथ में बोला है कि पुली का रोटेशन नहीं कंसीडर करना है, दैट इज स्मूथ एंड लाइट पुली, मासलेस भी। तो बोला इन्होंने फाइंड आउट टेंशन। अब इसको ना मैंने बताया आपको कि इसको इजी मेथड से भी कर सकते हैं। चलो तो जरा देखते हैं इजी मेथड है क्या, और मैं रिकमेंड करूंगा कि जब भी डबल इंक्लाइन प्लेन के क्वेश्चन आए या ब्लॉक टू ब्लॉक अटैच्ड वाले क्वेश्चन आए, उसमें इस तरह से सॉल्व करना। इस टाइप के क्वेश्चन हम क्या करते हैं, पूरे को एक सिस्टम मान लेते हैं। इस पूरे को एक सिस्टम मान लिया, सिस्टम, और सिस्टम मानने के बाद हम दो फोर्स चूज करते हैं, एक जो इसको ड्राइव कर रहा है और दूसरा जो इसको रेजिस्ट कर रहा है। तो देखिए, तो ये मान के चलो कि मैं इधर एक्सेलरेशन ए एज्यूम करके चल रहा हूं, तो ये वाला सेम एक्सेलरेशन ए से ऊपर जाएगा क्योंकि एक ही स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है और स्ट्रिंग भी मासलेस। अब इधर देखो तो इधर mg sin का लग जाएगा, दैट मींस 40 sin 60 डिग्री का फोर्स लग जाएगा। इधर अगर फोर्स देखो तो mg sin 30 डिग्री लग जाएगा, दैट मींस 10 sin 30 डिग्री लग जाएगा। अब अगर आपने इधर एक्सेलरेशन एज्यूम किया है, दैट मींस ये वाला आपका ड्राइविंग फोर्स है सर, ये वाला हो गया आपका ड्राइविंग फोर्स, और ये वाला हो गया आपका रेजिस्टिव फोर्स 10 sin 30 डिग्री। करना क्या है इसमें, सिंपली आप लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम विल बी इक्वल टू ड्राइविंग फोर्स माइनस रेजिस्टिव फोर्स। तो ड्राइविंग फोर्स 40 sin 60 डिग्री हो गया, sin 60 डिग्री वैल्यू √3/2 माइनस रेजिस्टिव फोर्स 10 sin 30 डिग्री हाफ डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम, और टोटल मास सिस्टम का है 5 kg। ये मैंने लेके चल दिया, सिंपल हो गया सर कैलकुलेशन। 10-20 बार में चला गया ये, और इधर वाला देखो 5 बार में चला गया, फिर 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 4√3 - 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये बन गया सर एक्सेलरेशन। अब उन्होंने पूछा है टेंशन, तो फ्री बॉडी डायग्राम किसी भी एक का बनाएंगे, निकल जाएगा टेंशन। मैं 4 kg का बनाता हूं। 4 kg के फ्री बॉडी डायग्राम में देखो, ये रहा 4 kg, mg sin थीटा इधर लग रहा है, दैट मींस 40 sin 60 डिग्री इधर लग रहा है, टेंशन T ऊपर लग रहा है। अब ये नीचे आ रहा है इसका एक्सेलरेशन, मैंने ए नीचे जो किया है, हम सीधे लिख सकते हैं 40 sin 60 डिग्री माइनस T विल बी इक्वल टू 4a। अब यहां से टेंशन निकालो सर आप, sin 60 की वैल्यू √3/2 रखोगे आप, 20√3 बनेगा, ये 20√3 बनेगा। उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा सर, सॉरी टेंशन को निकाला है ना, टेंशन इक्वल टू 20√3 इधर आ गया, और ये वाला इधर आके माइनस हो जाएगा, तो -4a। अब a निकाला है सर आपने, a कितना है 4√3 - 1, 4 × 4√3 - 1। इसको कैलकुलेट अगर करें तो मुझे आंसर दिख रहा है सर, दैट इज 4√3 + 4, दैट मींस सिंपली मैं इसको लिख सकता हूं, 4 को कॉमन लिया, √3 + 1 न्यूटन, और मुझे लगता है ये आपका बी ऑप्शन है। तो सिंपल सा, अगर बड़ा, जैसे मैंने बोला दूसरे अप्रोच से भी कर सकते हैं, बड़ा वाला अप्रोच अगर आप लगाओगे तो उसमें होगा क्या, इसका अलग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे, इसका अलग फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रॉ करोगे, तो ज्यादा बड़ा नहीं जाएगा, इसका अलग फ्री बॉडी डायग्राम, इसका अलग फ्री बॉडी डायग्राम, फिर 2 इक्वेशन बनेंगे और 2 वेरिएबल, एक टेंशन और एक एक्सेलरेशन, उन 2 इक्वेशन में सॉल्व करोगे, टेंशन T और एक्सेलरेशन नहीं आ जाएगा, ज्यादा बड़ा नहीं जाएगा, उसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब थर्ड क्वेश्चन की ओर देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा गया। ये रहा थर्ड क्वेश्चन, 29th वाले सेशन में आया था इवनिंग में। फोर्स एक्ट्स फॉर 20 सेकेंड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 20 kg स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, जीरो वेलोसिटी है इनिशियली, आफ्टरवर्ड्स द फोर्स सीजेस एंड देन बॉडी डिस्क्राइब्स 50 मीटर इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड, द वैल्यू ऑफ फोर्स विल बी। गिवन इन्फॉर्मेशन से मुझे लगता है अगर मैं एक्सेलरेशन निकाल लूँ और मास से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इट विल बी ईजी, सीधे हम फोर्स निकाल सकते हैं F=ma लगा के। लेट्स सी कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, ये भी आपका एक सिंपल सा ही क्वेश्चन है। जरा देखूंगा मैं क्वेश्चन नंबर 3 को, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है एक 20 kg का ऑब्जेक्ट है, एक 20 kg का ऑब्जेक्ट है जिसपे मैं 20 सेकंड के लिए कोई फोर्स लगा रहा हूं। तो 20 kg का ऑब्जेक्ट ले लिया सर, इसको ब्लू कलर से ड्रॉ करते हैं सर। एक 20 kg का ऑब्जेक्ट ले लिया, ये 20 kg रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, रेस्ट मतलब आप u की वैल्यू बोलोगे 0, इस पे कोई फोर्स F लगाया, t = 0 से t = 20 सेकेंड तक, t = 20 सेकेंड तक यहां तक कोई फोर्स लगाया सर, t = 20 सेकेंड। तो ऑब्वियसली फोर्स अगर इधर लग रहा है तो इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी हो जाएगी,
यहाँ पे इन्होंने बोला कि इसके पास वेलोसिटी v मान लेते हो जाएगी। उसके बाद इन्होंने बोला कि अभी फोर्स को हटा देते हैं, फोर्स सीजेस ऐसा वर्ड यूज किया है, और उसके बाद बोला है कि ये डिस्क्राइब करता है, ये वाला ब्लॉक नेक्स्ट 50 मीटर डिस्क्राइब करता है इन 10 सेकेंड। तो नेक्स्ट 10 सेकेंड की बात करूं अगर मैं, तो t को 30 सेकेंड हो गया होगा, 30 सेकेंड, और यहाँ बोला है कि इतने में ये 50 मीटर ट्रेवल करता है। यहाँ के बाद तो फोर्स नहीं है सर, इसके बाद नो फोर्स, और इसके बाद अगर नो फोर्स है दैट मींस कांस्टेंट वेलोसिटी से गया हुआ, इसका एक्सेलेरेशन होगा 0। तो अगर मैं इसको A पॉइंट मानूं, इसको B पॉइंट मानूं और इसको C पॉइंट मानूं, तो मैं बोलूंगा B टू C जो है वो यूनिफॉर्म मोशन है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है सर, कांस्टेंट स्पीड का मोशन है। तो कांस्टेंट स्पीड के लिए इजी हो गया ना निकालना, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, आप पहले कर लो। तो डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम 10, टाइम इंटरवल 10 सेकेंड है, टाइम इंटरवल लेना है सर। तो यहां से v की वैल्यू आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड, यही आ गया। अब v की वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड आ गई, तो एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा कि सर आपको पता कैसे चला कि ये करना है? तो सर मैं फोर्स पूछा है ना, फोर्स मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन, मास दिया हुआ है, एक्सेलरेशन निकालना था, और एक्सेलरेशन निकालने के लिए जरूरी है कि मैं चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम कैलकुलेट करूं। तो इसीलिए v निकाला, जिससे कि अब मैं चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम कर लूंगा। देखो एक्सेलरेशन कितना चला गया, v माइनस यू डिवाइडेड बाय टाइम t, तो v चला गया 5, u है 0, टाइम कितना से कितना है सर, 0 से 20, तो 20 कर लिया। एक्सेलरेशन की वैल्यू 1/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई क्या? अब एक्सेलरेशन की वैल्यू 1/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई, मास पता है, फोर्स इक्वल टू ma लगाऊंगा, देखो आ गया आंसर 20 मल्टीप्लाई बाय 1/4 दैट इज गोइंग टू 5 न्यूटन। खत्म, इजी क्वेश्चन था ये। आपको ऐसे पिक करना है कि सबसे पहले कौन सा काम करना है, फिर उसके बाद क्या करना है। अब एक वजह से ये आइडिया लगा लोगे, क्वेश्चन सोल्व भी इजी, ठीक है। तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन के साइड। फोर्थ क्वेश्चन है, द फिगर रिप्रेजेंट्स द मोमेंटम टाइम कर्व फॉर अ particle moving along an axis under the influence of the force. Identify the regions on the graph where the magnitude of the force is maximum and minimum respectively if t3 minus t2 is less than t1. So you know न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का क्वेश्चन है ये, और पीटी कर्व का डायग्राम, पीटी कर्व दिया हुआ है आपको, तो एक बार चेक करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। मुझे लगता है कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से ये हो जाएगा, लेट्स सी। ओके, सो आपने फोर्थ क्वेश्चन भी देख लिया होगा, मोमेंटम टाइम का कर्व दिया हुआ है, पीटी कर्व दिया हुआ है, और उन्होंने पूछा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स और मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स। देखो बेसिक से क्वेश्चन बनाते हैं, तो अगर मैं देखूं तो क्वेश्चन नंबर 4 ये बता रहा है कि ये वाला आपका मोमेंटम टाइम का कर्व है, और ग्राफ कुछ ऐसा बना हुआ है कि ये ऐसे है, फिर उसके बाद थोड़ा सा ऐसे नीचे झुक गया, और फिर यहाँ के बाद मुझे लगता है ऐसे सीधे डायरेक्टली ड्रॉप करके नीचे गया, यही है। यहाँ पे टाइम की वैल्यू t1 दे दिया है, यहाँ पे टाइम की वैल्यू t2 दे दिया है, और यहाँ पे आपके टाइम की वैल्यू t3 दे दिया है ऐसे, यहाँ पे आपके टाइम की वैल्यू t3 दे दिया है, t3। अब उन्होंने पूछा है कि कहाँ पे फोर्स मैक्सिमम, कहाँ पे फोर्स मिनिमम। जरा देखो, मोमेंटम टाइम कर्व जब भी देखोगे ना और उससे फोर्स निकालने की बात आए, तो सिंपली न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में सोचना। वो बोलता है कि F विल बी इक्वल टू dp बाई dt, F इक्वल टू dp बाई dt, यही बोलता है। अब मतलब इससे पता चलता है कि P और T का अगर ग्राफ दिया हुआ है, P और T का ग्राफ अगर दिया हुआ है आपका, तो इसको इधर लिख लेते हैं सर, F इक्वल टू dp बाई dt। अगर P और T का कर्व दिया हुआ है, इसका मतलब स्लोप, PT कर्व का स्लोप आपको फोर्स देगा। कुछ नहीं करना था, स्लोप चेक करना था। यहाँ पे लिया θ1, यहाँ पे लिया θ2, और इधर में आप इसको लोगे ना सर, या तो इसको ले सकते हैं या इसको ऐसे ले सकते हैं। मान लो किसी इधर ले लेता हूँ θ3, ये वाला ले लेता हूँ। देखो θ1 और θ2 में इजीली पता चल रहा है कि θ1 बड़ा है, θ1 इज ग्रेटर देन θ2, तो मतलब tan θ1 विल बी ग्रेटर देन tan θ2। स्लोप दैट मीन्स T1 से T2 का जो फोर्स है वो 0 से T1 के फोर्स से कम होगा। यहाँ के फोर्स के साथ B लिखा है उन्होंने, A B C, तो हम बोलते हैं कि B जो है स्लोप, B फोर्स
वो ए से कम है, तो पता चल गया सर कि बी इज लेस देन ए, क्योंकि tan थीटा टू बी ही डिफाइन कर रहा है स्लोप। अब बी और सी में थोड़ा देखना है, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं चल पा रहा है, थोड़ा आप आइडिया लगा भी सकते हैं, बट अगर आइडिया नहीं लगा सकते थोड़ा मैथ्स कर लेना सर। देखो अगर मैं इसकी वैल्यू ऐसे लूं, कुछ भी पी नॉट ले लूं, ठीक है, तो मुझे लगता है कि tan थीटा थ्री को मैं लिख सकता हूं पी नॉट, ये लंबाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस डिवाइडेड बाय t3 माइनस t2। और अगर मैं tan थीटा टू निकालने की कोशिश करूं तो उसके लिए ये हाइट मुझे कुछ लेनी पड़ेगी। इस हाइट को मैं p डैश ले लेता सर, इस हाइट को मैं p डैश ले लेता। तो tan थीटा टू देखो, तो tan थीटा टू में सिंपली बोल सकता कि सर ये वाली हाइट दैट इज गोइंग टू बी p नॉट माइनस p डैश, ये वाला डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1 कर दो सर, ये तो t2 माइनस t1 है। तो हम बोल सकते हैं कि tan थीटा टू विल बी इक्वल टू p नॉट माइनस p डैश परपेंडिकुलर अपॉन बेस t2 माइनस t1। अब क्वेश्चन में ना कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, उन्होंने बोला है कि t3 माइनस t2 इज लेस देन t1, ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। थोड़ा सा बेसिक सा मैथ लगाओगे और आंसर आ जाएगा। देखो p नॉट tan थीटा थ्री में देखो न्यूमरेटर p नॉट है और इसमें न्यूमरेटर p नॉट माइनस p डैश, दैट मीन्स इसका न्यूमरेटर बड़ा है, इसका न्यूमरेटर बड़ा है। डिनोमिनेटर को अगर मैं जज करूं तो गिवन इंफॉर्मेशन में बोल सकता हूं कि डिनोमिनेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं ना, तो न्यूमरेटर इसका बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा ही होगा, छोटा या हल्का सा थोड़ा सा बड़ा होगा। तो हम बोल सकते हैं अगर इसका न्यूमरेटर बहुत बड़ा है सर, दैट मींस ऑब्वियसली tan थीटा थ्री बड़ा होगा tan थीटा टू। tan थीटा थ्री विल बी ग्रेटर देन tan थीटा टू। इवन आप ये भी बोल सकते हैं सर, अगर tan थीटा वन भी निकालना है ना, तो 0 से t1 में ये बेस बन रहा है, इससे भी tan थीटा थ्री बड़ा ही होगा। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि सर tan थीटा थ्री जो है वो tan थीटा टू से भी बड़ा है और tan थीटा वन से भी बड़ा है। वो देख के भी बता सकते हैं, कैलकुलेशन से बता सकते हैं। जैसे ये पता चला, हम बोलेंगे ये वाला c जो है सर, c इज ग्रेटर देन a एंड ग्रेटर देन b। अभी जस्ट पता चला ना कि c वाला b से बड़ा है। उसी तरह इसके लिए भी आप चेक कर सकते हैं सर, स्लोप निकाल के तो पता चलेगा c जो है वो a से भी बड़ा है, स्लोप निकाल के। जैसे ये पता चला, मैक्सिमम बोल देंगे मैक्सिमम जा रहा है c और मिनिमम जा रहा है b, मैक्सिमम फोर्स c और मिनिमम जा रहा है b। मुझे लगता है इसके केस में अगर मैं देखूं तो मैक्सिमम और मिनिमम पूछा था उन्होंने, c ऑप्शन कर देंगे, c ऑप्शन दिया c एंड b, c इज मैक्सिमम एंड b इज मिनिमम, दैट्स ऑल। ठीक है, तो ये रहा आपका फोर्थ क्वेश्चन। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर, देखते हैं उसमें क्या है। ये रहा आपका फिफ्थ क्वेश्चन कि a block of √3 kg is attached to a string whose other end is attached to the wall. An unknown force F is applied so that the string makes an angle of 30 degree with the wall. The tension T is इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। आई थिंक नेट फोर्स इक्वल टू 0 करेंगे और बहुत इजीली इसका आंसर आ जाएगा। लेट्स सी, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, लेट्स सी अबाउट इट। ओके, सो फिफ्थ वाला क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया होगा, ये भी सिंपल सा है, मुझे लग रहा है ये इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आते सर। तो क्वेश्चन नंबर 5 अगर मैं देखूं, ये वाला वॉल दिया हुआ है और सॉलिड वॉल है, यहां से एक स्ट्रिंग जा रही है, यहाँ पे थोड़ा सा जॉइंट है, यहाँ पे फोर्स F लगा रहे हैं और यहाँ से एक ब्लॉक है, ये ऐसे लगा हुआ है। ब्लॉक का मास उन्होंने √3 के लिए दे रखा है, ये वाला एंगल 30 डिग्री दे रखा है और मुझे बोला है कि टेंशन बताओ। यहाँ पे फोर्स F भी पूछ सकते थे बट उन्होंने पूछा टेंशन बताओ। सर जंक्शन का फ्री बॉडी डायग्राम याद रखना, एनएलएम में जहां कहीं जंक्शन वगैरह आए तो उसका फ्री बॉडी डायग्राम पक्के से बना देना, क्योंकि वहां से बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं। अगर मैं जंक्शन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो जंक्शन के ऊपर फोर्स F इधर लग रहा है और ये वाला एक टेंशन लग रहा होगा T डैश। देख के पता चल रहा है कि अगर ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम में बनाऊंगा ना तो T डैश ऊपर लगेगा और 10√30 mg नीचे लगेगा, तो T डैश मेरे को पता है 10√3 न्यूटन ही आएगा नीचे वाला टेंशन। तो यहाँ पे मतलब बोल सकते हैं कि 10√3 न्यूटन का टेंशन नीचे लग रहा है। और 10√3 क्यों आया? क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है सर, तो इसका जितना mg उतना है T डैश। यहाँ का टेंशन T मानता हूं मैं, तो T इधर लग रहा है। अब थोड़ा ज्योमेट्री करें, अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो मैं बोल सकता हूं कि ये वाला एंगल भी आपका 30 डिग्री जाएगा सर।
और ये वाला एंगल जैसे 30 डिग्री गया, हम यहाँ पे जाएंगे और ये बोल देंगे ये वाला एंगल 30 डिग्री है। अब टेंशन के दो कंपोनेंट डिवाइड कर दो, इधर चला जाएगा t cos 30 और इधर चला जाएगा t sin 30। इक्विलिब्रियम है, दैट मींस जंक्शन भी आपका इक्विलिब्रियम में होगा, और जैसी जंक्शन इक्विलिब्रियम में आया अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। एक लाइन का आंसर t cos 30 की वैल्यू √3/2 इक्वल टू 10√3 चला गया सर, √3 कैंसिल आउट, टेंशन की वैल्यू आ गई 20 न्यूटन। इजी टू डू इट। और मुझे लग रहा है ये ऑप्शन ए दिया, टेंशन की वैल्यू 20 खत्म। सो ये था मेरा 5 क्वेश्चन, जो इसके अलावा भी और फ्रिक्शन से क्वेश्चंस हैं, उसके लिए एक नेक्स्ट लेक्चर डेवलप वो करूंगा, अपलोड करूंगा मैं। तो ये था जिसमें 5 क्वेश्चन 2023 के बताया मैंने, अलग अलग सेशंस में आए हैं, आपको क्वेश्चन में दिख गया होगा। इन सब से बेसिकली हमें क्या पता चला वो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा था वो समझो आप। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि क्वेश्चंस टफ नहीं आ रहे हैं, अगर कुछ क्वेश्चन होंगे टफ, लेकिन किसी भी पेपर में 12 से 15 क्वेश्चन आप इजीली ऐसे पिक कर सकते जो इजी या मॉडरेट हो, और वो इसी टाइप के होंगे, आप निकाल सकते, क्योंकि कोई भी आप 5 क्वेश्चन देखिए, कोई भी क्वेश्चन उतना ज्यादा टफ साइड नहीं जा रहा था। सो यही समझने की कोशिश कर रहा था। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो प्लीज एज यूजुअल आई कैन से कि लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स और जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।